हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट टू ग्राउंड में आपका स्वागत करता हूं। आज अर्थशास्त्र के क्रम में जैसा कि इस समय हम अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ टॉपिक को हमने देख चुका है। आज हमारा एक नया टॉपिक है राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र। राष्ट्रीय आय क्या है? एनडीपी, जीडीपी, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज का हमारा जो नया टॉपिक है राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र, मतलब राष्ट्रीय आय में किस चीज़ का योगदान होता है, हमारी राष्ट्रीय आय कैसे ग्रोथ करती है, इसको अब आज देखेंगे हम। हमारे देश के राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान रहा है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्र जिम्मेदार हैं और उसके कैटेगरी को देखते हुए, उसके कार्य क्षेत्र को देखते हुए हम राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र को निम्न क्षेत्रों में बांटे हैं। जैसा कि आपके सामने मैं देख पा रहे हैं आप, प्राथमिक क्षेत्र जिसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र जिसको टर्सरी सेक्टर भी बोला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अगर कोई क्षेत्र राष्ट्रीय आय में योगदान किया तो सबसे ज़्यादा लगभग 50% योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। सर्वप्रथम हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या है। वह क्षेत्र, वह सेक्टर जो कृषि से जुड़ा हुआ होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन, इसके अलावा मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, जितने भी जो कृषि क्षेत्र से जुड़े होते हैं रोजगार, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। अर्थात वह क्षेत्र जो कच्चे माल का उत्पादन करते हों और कच्चे माल उत्पादन करके उद्योगों तक भेजे जाते हों, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में अगर इस समय वर्तमान की बात किया जाए तो जो हमारे राष्ट्रीय आय में जो इसका योगदान है वह है 17%। वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वह 17% है, जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी और खनन इत्यादि क्षेत्रों को रखा जाता है, जिसको प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। तो हमने देखा राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र के अंतर्गत जो पहला सेक्टर है वो प्राथमिक क्षेत्र है। इसका योगदान भारत के राष्ट्रीय आय में 17% है वर्तमान में, और आज़ादी के समय 50% जो है इसका योगदान था। चलिए नंबर 2 हम देखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। ये जो प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चे माल होते हैं, ये जब उद्योग तक पहुंचते हैं तो उद्योगों में जो निर्माण या विनिर्माण उद्योग धंधे इत्यादि से निकले हुए जो आय में जो हमारे ये सब वितरण आय में जो हमारी वृद्धि करते हैं, इसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। जैसे आप कह सकते हैं उद्योग, निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण, विद्युत उत्पादन आदि, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर वर्तमान में बात की जाए द्वितीयक क्षेत्र की, तो राष्ट्रीय आय में इसका जो है लगभग 29% इसका योगदान है। ठीक ना? तो हमने क्या देखा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, इनका जो योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बोलते हैं। कृषि, वानिकी, खनन
इत्यादि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत उत्पादन आदि, ये सारे जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में लगभग 29% इसका जो है भारत के राष्ट्रीय आय में योगदान है। चलिए तीसरा देखते हैं, जिसको टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र में जो तृतीय क्षेत्र है, जो टर्शियरी सेक्टर है, इसका सबसे ज्यादा योगदान यदि है तो तृतीय क्षेत्र का ही है। इसके अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, सेवा क्षेत्र, परिवहन आदि जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। अर्थात अगर राष्ट्रीय आय में जो सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो तृतीय क्षेत्र का आज के डेट में है, ठीक ना। और आपको मैं बता दूं लगभग 53.5% आज जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय के अंतर्गत है हमारे, ठीक ना। तो हमने क्या देखा, भारत के राष्ट्रीय आय में जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों का योगदान है। प्राथमिक सेक्टर की बात किया जाए तो 17%, द्वितीय सेक्टर की बात की जाए तो 29% और तृतीय क्षेत्र का योगदान की बात किया जाए तो लगभग 53% आज के डेट में राष्ट्रीय आय में इसका जो है योगदान है। इसके अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, सेवा, परिवहन आदि जो है शामिल है, ठीक ना। चलिए अगले हम देखेंगे आगे अगली टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है, जिसको हम लोग सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सीएसओ की अगर बात किया जाए तो सीएसओ की स्थापना जो है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं ऊपर, सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 को की गई। स्वतंत्रता के बाद 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना की गई। और सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है अगर देखा जाए तो 1949 में हुआ। लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए, सीएसओ के रूप में देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है 2 मई 1951 को की गई और सर्वप्रथम सीएसओ के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की गई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है भारत में उत्पादन और आय पर आधारित है, जिसको सीएसओ करता है। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना के अलावा और भी अगर जो है राष्ट्रीय आय के वितरण के क्षेत्र के अलावा या राष्ट्रीय आय की गणना की बात किया जाए तो उत्पादन पद्धति, आय पद्धति, व्यय पद्धति, ये 3 पद्धतियां ऐसे सिस्टम है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और भारत की अगर बात किया जाए तो उत्पादन और आय पर आधारित जो है सीएसओ जो है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करती है, ठीक ना। राष्ट्रीय आय गणना करने के अंतर्गत स्थिर कीमत पर और चालू कीमत पर, इन 2 कंडीशनों में राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थिर कीमत क्या होती है। स्थिर कीमत के बारे में सबसे पहले हम जानने के पहले देखेंगे जो राष्ट्रीय आय गणना होती है वह एक भारत का इस समय जो आधार वर्ष राष्ट्रीय आय गणना की वो है 2017-18। 17-18 जो हमारा राष्ट्रीय आय गणना करने का जो आधार वर्ष है। इसके पहले क्या था 2011 और 12, ठीक ना। 2011-12 जो आधार वर्ष हमारा पहले था और इस समय है 2017 और 18, ठीक ना। तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय गणना कैसे होता है इसको हम देखते हैं। यदि आधार वर्ष मान करके, यदि आधार वर्ष मान करके हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसको स्थिर कीमत पर बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर दैट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ।
2011-12 के आधार वर्ष में यदि हमारा प्रति व्यक्ति आय जो है 100 रुपये था, ऐसे मान लीजिए 95 था 2011 और 12 के आधार वर्ष में, यदि इसकी तुलना हम 2017-18 में करते हैं और वही 95 बढ़ करके अब जो है 17-18 में हो जाता है कितने, 100 रुपये, तो वृद्धि कितनी हुई, +5 रुपये, है ना। तो यदि आधार वर्ष मान करके हम जो है राष्ट्रीय आय की तुलना करते हैं तो उसमें जो वृद्धि होती है इसी को स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना माना जाता है। क्लियर है। दूसरा नंबर है चालू कीमत पर। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय गणना क्या होता है, जैसा कि आपको पता है इस समय वित्तीय वर्ष जो चल रहा है 21-22, यदि हम एक वित्तीय वर्ष की अपेक्षा दूसरे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना अगर करें, यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष का पिछले वित्तीय वर्ष यदि तुलना करते हैं तो वो हमारा चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना माना जाता है। जैसे मान लीजिए इस समय हमारा है 100 रुपये राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय, और पिछले वित्तीय वर्ष में कितना था, 95, ठीक ना। तो जो वृद्धि इस समय 5 रुपये जो हुआ है, +5 रुपये जो वृद्धि हुआ है, ये जो है हमारा चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय गणना माना जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब ये है यदि आधार वर्ष मान करके राष्ट्रीय आय गणना की जाए, ठीक ना, तो वह स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय गणना माना जाता है। और वित्तीय वर्ष इस वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष की अगर तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, है ना, तो उसको हम चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना मानते हैं, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कुछ 2-3 नए टॉपिक, ठीक ना। अभी तक हमने देखा राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र को, ठीक ना। इसके बाद हम देखेंगे कि पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है उसको कैसे निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक सूत्र है, यदि हम पूरे राष्ट्रीय इनकम, एनआई का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम, यदि पूरे नेशनल इनकम यानी पूरे राष्ट्रीय आय के में यदि भारत के कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा निकल के क्या आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना। तो पीसीआई निकालने का जो फार्मूला है, यदि हम पूरे पूरे राष्ट्रीय आय में यदि कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल के सामने आ जाता है। और इसको माना जाता है कि यह बहुत ही शुद्ध है, काफ़ी जो है विश्वसनीय यह आंकड़ा माना जाता है, जो सीएसओ के द्वारा जो है निकाला जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ को हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से भी जानते हैं, जो पीसीआई निकालने का काम करता है, ठीक ना। थोड़ा सा हम और देखेंगे कि पीसीआई हम जो है अगर किसी देश की बात किया जाए तो हम कंपेयर किया जाए तो पीसीआई को कैसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। यदि मान लेते हैं किसी देश की जनसंख्या या किसी देश का इनकम 100 रुपये है, ठीक ना, और वहाँ की जनसंख्या मान लेते हैं कि 5 है, ठीक ना। एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं। किसी देश की अगर आय 100 रुपये है और वहाँ की जनसंख्या 5 है तो हम लोग क्या देखते हैं, 20 रुपये कितना आता है, 20 रुपये, यानी वहाँ के प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, 20 रुपये हो गई, ठीक ना। उसी अनुसार अगर हम फिर कहीं किसी देश का लेते हैं, वहाँ की भारत का लेते हैं, वहाँ की अगर राष्ट्रीय आय 100 रुपये है, अगर यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, 10 है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो आ जाता है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 10 रुपये, ठीक ना। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए यदि पूरे इनकम में वहाँ की जनसंख्या से भाग देते हैं तो वहाँ का हमारा पूरा राष्ट्रीय आय निकल के आ जाता है। लेकिन हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति आय जो निकल के आ रहा है वो जनसंख्या पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का इनकम पूरा 100 रुपये है और भारत का 100 रुपये है, तो दोनों लोगों में इनकम तो बराबर है, लेकिन जनसंख्या अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ जनसंख्या कम है तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बढ़ जा रहा है।
यहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा जो है घट जा रहा है। अर्थात ये काफी विश्वसनीय इसीलिए है कि जनसंख्या यदि अधिक रहेगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगा, कम रहेगी जनसंख्या तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। ठीक ना, तो इसको हमने समझा। इसीलिए पीसीआई निकालने का जो फार्मूला होता है ये वाला ये काफी जो है विश्वसनीय है, बहुत सटीक माना जाता है। और सीएसओ जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय आय का निकालने का काम करती है। थोड़ा सा आगे हम कुछ देखते हैं वीडियो। भारत में यदि सबसे अधिक ऐसा राज्य जिसकी पीसीआई सबसे अधिक है तो गोवा को माना जाता है। गोवा ऐसा राज्य है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। सबसे कम में अगर देखा जाए पीसीआई तो प्रति व्यक्ति आय बिहार एक ऐसा स्टेट हमारा है जहाँ का प्रति व्यक्ति आय काफी कम माना जाता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली जो है, हालांकि जनसंख्या यहाँ पे तो अधिक है लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति आय यहाँ की आय जो है राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो वो भी अधिक है, इसलिए दिल्ली हमारा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। तो हमने क्या देखा, पीसीआई यदि हम पूरे इनकम में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाता है। ठीक ना, फिर हमने कुछ आंकड़े देखे। इसके बाद चलते हैं, यदि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी, जिसको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम किया 1967-68 में। इन्होंने अपनी एक पुस्तक पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंतर्गत जो है एक पुस्तक अपना निकाली इन्होंने, और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो है 67-68 में राष्ट्रीय आय की गणना किया। और इसी पुस्तक में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसको धन के पलायन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने उस समय 1967-68 में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय जो है बताया। ठीक ना, तो 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने अपने एक पुस्तक पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंतर्गत जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम निकाली, और इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, तो इसको हम ध्यान देंगे। कब की? 1967-68 में। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सी पुस्तक थी उनकी? पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने कैसा सिद्धांत दिया, क्या प्रिंसिपल दिया? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। तो यहाँ से आपका 2-4 क्वेश्चन जो है कंफर्म होता है। उसके बाद अगर हम आगे थोड़ा सा चलते हैं तो वैज्ञानिक आधार पर अगर किसी ने राष्ट्रीय आय की गणना अगर की तो है वीके.आर.वी. राव। वीके.आर.वी. राव ने अगर वैज्ञानिक आधार पर बात किया जाए तो इन्होंने 1931, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 1931-32 के अंतर्गत जो है 1931-32 में इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय गणना की, और इन्होंने आंकड़ा दिया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 62 रुपए है। कितनी है? 62 रुपए। थोड़ा व्यवधान के लिए माफी चाहेंगे, लाइट कट गया था यहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्र में मैं वीडियो बनाता हूँ तो लाइट कटने की वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए देखते हैं, मैं बता रहा था आप लोगों को, सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर अगर किसी ने जो है राष्ट्रीय आय की गणना की तो वीके.आर.वी. राव ने 1931 और 32 में, और इन्होंने आंकड़ा दिया कि प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की 62 रुपए है। ठीक ना, तो उन्होंने 31-32 में किया था, और उसके पहले जो है 1967 और 68 में जो है दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया था। ठीक ना, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी कम थी, है ना। और उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद थोड़ा सा हमारे राष्ट्रीय आय में सुधार हुआ, है ना। तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने देखा, और उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें और रह गई हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको बताया भी पीछे कि जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है तो विश्वसनीय जो है सीएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, और इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था कि 2 मई 1951 में की गई। और अगर सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय गणना की बात किया जाए तो 1949 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय गणना की गई थी, और स्वतंत्रता के 2 साल बाद, और
2 साल बाद फिर जो है 2 मई 1951 में जो है CSO की स्थापना की गई। तब से अब तक जो है राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने देखा कि राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र को हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र देखा, और उसमें से मैंने आपको बताया कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो कि काफ़ी आज ज़्यादा है, बैंकिंग सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, है ना, परिवहन। तो कुल मिला जुलाकर 53% जो है हमारा जो योगदान है, तो राष्ट्रीय आय का योगदान तृतीय क्षेत्र से आता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक PCI अगर किसी राज्य की है तो गोवा की है, सबसे कम है तो बिहार की है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली की है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय गणना किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में की, है ना। और उनकी एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा। अगले चैप्टर में हम कुछ नई टॉपिक के साथ आएंगे। यदि आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें, ठीक है।